नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप्स टेल्स हब में। दोस्तों, ये नई कहानी है सच्चा रिश्ता। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पिछले कई दिनों से आराध्या का मन किसी अनजानी उदासी से घिरा हुआ था। दिल के भीतर एक बेचैनी लगातार करवटें बदल रही थी, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि वजह क्या है। कभी कभी बिना कारण के ही सीने में भारीपन सा महसूस होता, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। घर का माहौल भी बदला बदला था। दोनों बच्चे परेशान थे, पर उनकी परेशानी साफ थी। उन्हें वर्मा अंकल के ना आने की चिंता खाई जा रही थी, लेकिन आराध्या, उसकी बेचैनी का कारण इससे कहीं गहरा था, जिसे वह खुद भी पकड़ नहीं पा रही थी। स्कूल में पढ़ाते समय कई बार उसका ध्यान भटक गया। एक पल को मन हुआ कि वर्मा अंकल को फोन कर ले, बस उनकी तबीयत के बारे में ही पूछ ले। मोबाइल हाथ में भी आ गया, पर फिर किसी अनजाने डर से उसे रोक लिया। उसने फ़ोन वापस बैग में रख दिया। सोचा शाम को घर जाकर बच्चों से कह दे कि वो कॉल कर लेंगे। उस दिन आराध्या स्कूल से लौटी तो थकान कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। मन बनाया कि रात के खाने के बाद बच्चों की बात वर्मा अंकल से करवा देगी। कपड़े बदलकर जैसे वह रसोई की ओर बढ़ी, तभी उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। कॉल उठाते ही सामने से जो आवाज़ आई, उसने उसके दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। फोन वर्मा अंकल के वकील का था। आराध्या का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। मुझे बहुत खेद है मैडम, वर्मा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। उधर से बेहद औपचारिक आवाज आई। आपसे अनुरोध है कि कल सुबह ठीक 10 बजे उनके निवास स्थान वर्मा निवास पर पहुंचे। आपकी यात्रा की व्यवस्था कर दी गई है। आज रात 9 बजे आनंद विहार स्टेशन से लखनऊ जाने वाली ट्रेन है। टिकट की पूरी जानकारी मैंने आपके मोबाइल पर भेज दी है। एक पल के लिए आराध्या जैसे पत्थर की हो गई। ये ये कब हुआ? बड़ी मुश्किल से उसके होठ हिले। मैडम, इस घटना को 3 दिन हो चुके हैं। वर्मा साहब की इच्छा के अनुसार ही आपको सूचना दी जा रही है। कल उनकी अंतिम वसीयत पढ़ी जाएगी, इसलिए आपका वहाँ होना बहुत जरूरी है। वकील आगे भी कुछ कह रहा था, लेकिन अब आराध्या के कानों तक कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। वह जाकर बिस्तर पर बैठ गई, एकदम निशब्द, निश्चल। आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी थी, पर वह कुछ देख नहीं पा रही थी। मम्मी, क्या हुआ? करीब 15 और 17 साल के सिया और अभय उसे हिलाने लगे। आप ऐसे क्यों बैठी हैं? सब ठीक तो है? अभय ने अंग्रेजी में पूछा। आराध्या ने जल्दी से चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। कुछ नहीं बेटा, बस जरा थक गई हूँ। उसने बात टालनी चाही, लेकिन अभय बहुत ध्यान से अपनी माँ को देख रहा था। उसने जब से होश संभाला था, आराध्या को हमेशा मजबूत, हर हाल में संभली हुई देखा था। वह कभी यूं अचानक टूटकर नहीं बैठती थी। तबीयत खराब होने पर भी काम करती रहती थी। फिर आज ऐसा क्या था? उसने सिया को पानी लाने भेज दिया और खुद माँ के पास बैठकर उनका हाथ थाम लिया। मम्मी, कोई बात है, आप मुझसे छुपा रही हैं? उसने सीधी नजरों से कहा। आराध्या की आंखें भर आई। बेटा, वर्मा अंकल नहीं रहे। उसके मुंह से शब्द बड़ी मुश्किल से निकले। क्या? कब? 3 दिन पहले। अभय चुपचाप अपनी माँ की गोद में सर रखकर बैठ गया। वो बहुत अच्छे इंसान थे ना? उसने धीमे से कहा। यह खबर बच्चों के लिए भी गहरी चोट थी। वर्मा अंकल दोनों से बेहद जुड़े हुए थे। सिया और अभय हर महीने उनके आने का इंतजार करते थे। पिछले 2 महीने से वो नहीं आ पाए थे, लेकिन हर रविवार फोन पर बच्चों से लंबी बात किया करते थे। आराध्या से उनकी बातचीत लगभग ना के बराबर होती थी। बच्चों से उसे पता चल जाता था कि उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। वर्मा अंकल का बार बार घर आना आराध्या को कभी खास अच्छा नहीं लगता था, मगर वह कुछ कह भी नहीं पाती थी। अजीब बात यह थी कि इस बार जब वे आए नहीं, तब भी उसके मन में एक अजीब सी घबराहट बनी रही। क्यों? इस सवाल का जवाब अब भी उसके पास नहीं था। बच्चों की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वे उन्हें बहुत याद कर रहे थे। इसी वजह से आराध्या ने पहली बार
खुद वर्मा अंकल से फ़ोन पर बात की थी। बच्चों की तरफ से उसने यहाँ आने की गुज़ारिश की थी। उधर से उनकी आवाज़ थकी हुई थी लेकिन भरोसे से भरी हुई थी। उन्होंने कहा था कि जैसे ही तबीयत थोड़ी सँभलेगी, वो ज़रूर आएँगे। उन्होंने आराध्या को समझाया भी था, बच्चों के लिए मज़बूत बने रहने के लिए कहा था। हालाँकि ये हार ना मानने की सलाह थी, पर आराध्या क्या जानती थी कि उनकी आखिरी बातचीत थी ये, कि अब उनके आने की कोई तारीख नहीं होगी, आएगी भी तो सिर्फ़ उनके जाने की खबर। यह सोचते ही उसने कसकर आँखें बंद कर ली, जैसे दर्द को भीतर ही दबा देना चाहती हो। वह धीरे-धीरे अभय के सिर पर हाथ फेरने लगी। मम्मी, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अभय की आवाज़ काँप रही थी। अच्छे लोगों को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लेता है? आराध्या के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके भीतर एक सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन वह उसे रोके खड़ी थी। वह चाहती थी कि फूट-फूट कर रो ले, चिल्ला ले, खुद को हल्का कर ले, लेकिन कहीं भीतर से कोई आवाज़ उसे ऐसा करने से रोक रही थी। हमारा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, अभय खुद से ही बोलता जा रहा था। लेकिन सच कहूँ तो उन्हीं से हमारा एक सच्चा रिश्ता था, दिल का रिश्ता। जब अपने कहलाए जाने वाले रिश्तेदारों ने हमें अकेला छोड़ दिया था, तब वही तो थे जो हमारे अपने बनकर खड़े थे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आराध्या ने उसे धीरे से सीधा किया, उसके गालों से आंसू पोंछे और शांत स्वर में बोली, बेटा, तुम जाकर सिया को खाना खिला दो और खुद भी खा लेना, मेरा मन नहीं है। अभय समझ गया। वह जानता था कि उसकी माँ यह सब क्यों कह रही है। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, उसने खुद को संभालते हुए कहा। मैं सब संभाल लूंगा और आप ज़्यादा मत सोचिए। आप ही तो कहती हैं, यहाँ सबको जाना है, कोई पहले कोई बाद में। और आपको पता है वर्मा अंकल मुझसे क्या कहते थे? उसकी आवाज़ भर्राने लगी। वो कहते थे कि मुझे बड़ा होकर अपनी माँ का सहारा बनना है, आपका और सिया का ध्यान रखना है। उन्होंने मुझसे वादा किया था, अगर आप ऐसे टूट जाएंगी तो मैं सिया को कैसे संभालूंगा? मैं अपने वादे से हार जाऊंगा मम्मी। आराध्या की आंखें छलक आई। उसने बस सिर हिलाकर हाँ कर दी। मैं आज रात 9 बजे की ट्रेन से लखनऊ जा रही हूँ, उसने थोड़ी देर बाद कहा। पड़ोस में मीरा आंटी से बात कर लूंगी। मेरे लौटने तक वो तुम दोनों का ध्यान रखेंगी। अगर डर लगे या कोई परेशानी हो तो उनके पास चले जाना या मुझे फ़ोन कर लेना। मैं भी आपके साथ चलूं? अभय ने तुरंत कहा। नहीं, आराध्या ने कपड़े छोटे से बैग में रखते हुए जवाब दिया। ऐसे में सिया अकेली रह जाएगी और मैं उसे साथ ले जाना ही नहीं चाहती। अभय ने गहरी सांस ली। आप ठीक कह रही हैं। वैसे भी अभी शिया को यह बात बताना सही नहीं होगा। वह तो इसी इंतजार में थी कि इस बार वर्मा अंकल आएंगे तो उनके लिए लैपटॉप लाएंगे। उन्होंने हम दोनों को अलग-अलग लैपटॉप देने का वादा किया था। उसकी आंखों के सामने वर्मा अंकल का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। यह स्वाभाविक भी था। बच्चों को हर छोटी बड़ी इच्छाएं वो बिना देर किए पूरी कर देते थे। कभी आइसक्रीम, कभी साइकिल, कभी किताबें। उनके लिए बच्चों की खुशी सबसे बड़ी चीज थी। पता नहीं उनके घर का माहौल कैसा होगा। अभय धीरे से बोला, आज वहाँ उन्हें संभालने वाला कोई होगा भी या नहीं? आपको जाना चाहिए मम्मी। यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं सिया का पूरा ध्यान रखूंगा। पापा के जाने के बाद वर्मा अंकल ने ही तो हमें संभाला था। वह अपने ही दर्द में बोले जा रहा था। आराध्या अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने आगे बढ़कर अभय को कसकर अपने सीने से लगा लिया। लाख कोशिशों के बावजूद उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू फिसल ही गए। शांत, भारी और बहुत सच्चे। मीरा से मिलकर बच्चों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपकर आराध्या लखनऊ के लिए निकल पड़ी। समय से पहले ही वह दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी। आराध्या किसी मशीन की तरह चल रही थी। ना कोई भाव था, ना ही कोई प्रतिक्रिया। कोच और सीट खोजने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई, जैसे शरीर अपने आप रास्ता जानता हो और मन कहीं और भटक रहा हो। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे लखनऊ की ओर बढ़ चली। आराध्या का मन लेटने का नहीं हुआ,
वह अपनी बर्थ पर खिड़की से पीठ टिकाकर बैठ गई, पैर फैलाकर और आंखें मूंद ली। ठीक ऐसी ही एक रात थी जब वर्मा अंकल के साथ वह अपने दोनों बच्चों को लेकर इस दिल्ली के विशाल महानगर में आई थी। आज से ठीक 10 साल पहले। और आज 10 साल बाद वह फिर उसी शहर लौट रही है। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वापसी यूं होगी, इतनी अचानक, इतनी मजबूर। क्या से क्या हो गया था। वह शहर जिसे वह उस रात पीछे छोड़ आई थी वहां की हर अच्छी बुरी याद। लेकिन क्या सच में वह सब छोड़कर आई थी, या वह सब आज भी कहीं उसके भीतर जिंदा है। एक अजीब घबराहट के साथ आराध्या ने आंखें और कसकर बंद कर ली। लखनऊ, नवाबों का शहर। जैसे जैसे ट्रेन एक के बाद एक स्टेशन पार करती हुई लखनऊ के करीब पहुंच रही थी, उसका दिल और भारी होता जा रहा था। वह वहां वापस नहीं जाना चाहती थी। अभी भी मन कर रहा था कि ट्रेन से उतर जाए, भाग जाए कहीं भी, बस उस शहर में ना जाए। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की और भीतर से हिम्मत बटोरने लगी। बीता हुआ समय उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा। लखनऊ, इसी शहर में उसका बचपन बीता था। इसी शहर में एक पुराने मोहल्ले में उसका मायका था और इसी शहर के एक दूसरे हिस्से में उसका ससुराल। यही उसकी मुलाकात आदित्य से हुई थी। यहीं उनका प्यार पनपा था। यही उन्होंने समाज और परिवार के विरोध के बावजूद एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी अलग दुनिया बसाई थी। बाद में सब कुछ ठीक भी हो गया था। जाति एक ही थी तो समाज ने भी स्वीकार कर लिया, परिवार ने भी धीरे धीरे अपना बना लिया। कितना सुकून भरा था वह जीवन। आराध्या, आदित्य और उनके दो बच्चे, अभय और सिया। छोटा सा परिवार लेकिन खुशियां बेहिसाब। आदित्य उसका जीवन साथी लखनऊ की एक निजी कंपनी में कार्य करता था। आय कम थी लेकिन शिकायत कभी नहीं। जो था उसी में दोनों खुश थे। पर न जाने किसकी नजर लग गई। एक सड़क हादसा और आदित्य हमेशा के लिए चला गया। उस दिन के बाद जिंदगी ने जैसे करवट ही बदल ली थी। लोग बहुत आए, कुछ मायके वाले, कुछ ससुराल वाले, कुछ जान पहचान के। सभी ने ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी। उन्हीं में से एक थे वर्मा अंकल। उन्होंने भी बाकी लोगों की तरह दुख जताया था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अलग था। जैसे वे बहुत कुछ कहना चाहते हों, पूछना चाहते हों, लेकिन वह समय ऐसा नहीं था कि कोई खुलकर कुछ कह सके। उन्होंने बस यह कहकर विदा ली कि वे बाद में मिलेंगे। आदित्य के जाने के बाद आराध्या को जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई से सामना करना पड़ा। सास ससुर पहले ही नहीं थे और जेठ जेठानी भला वे कब अपने होते हैं। आदित्य की नौकरी से मिली रकम कुछ अस्पताल के बिलों के नाम पर, कुछ अंतिम संस्कार के खर्च के नाम पर धीरे धीरे सब उनसे ले लिया गया। कुछ पैसे तो उसके हाथ तक नहीं आए। बिना पूछे बिना बताए सीधे खातों में ट्रांसफर करा लिए गए और आराध्या खाली हाथ रह गई। सिर पर छत के नाम पर बस एक कमरा दे दिया गया, अलग कर दी गई। उस समय उसकी गोद में 4 साल का अभय और 2 साल की सिया थी। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। उसके पास बस एक साधारण सी ग्रेजुएशन की डिग्री थी। नौकरी मिलना आसान नहीं था, और अगर मिल भी जाती तो इन छोटे बच्चों को किसके भरोसे छोड़कर जाती। उस रात पहली बार आराध्या ने खुद को सच में अकेला महसूस किया था। मायके के नाम के लिए माता पिता ही थे, लेकिन घर की कमान पूरी तरह राघव, उसके बड़े भाई और उसकी पत्नी के हाथों में थी। भाभी को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि आराध्या एक दिन के लिए भी उसके साथ आकर रहे। उनके मन में एक डर हमेशा पलता रहता था, कहीं आराध्या हमेशा के लिए यहीं न बस जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर उसके और उसके बच्चों के खर्च की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। भाई मदद करना तो चाहता था, लेकिन घर के भीतर खुलकर कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं था। वह जानता था कि जरा सी बात भी घर में कलह का कारण बन सकती है, और भला कौन अपने ही घर में रोज रोज झगड़े मोल लेना चाहता था।
धीरे धीरे यह बात साफ हो गई कि सहारा देने को कोई भी सच में तैयार नहीं था। ऐसे हालत में आदित्य की मृत्यु के लगभग 2 महीने बाद वर्मा अंकल आराध्या से मिलने आए। उन्होंने घर की स्थिति देखी। ऊपर से रिश्तेदार और परिवार साथ नजर आ रहे थे, लेकिन यह साथ कितना खोखला है, यह उनकी अनुभवी आंखों से छिपा नहीं था। उसी समय छोटी सिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। घर पर ही उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वर्मा अंकल खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, दवाइयां दिलवाई और जाते वक्त आराध्या के हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। रख लो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। कभी न कभी काम आ ही जाएगा। अपने लिए ना सही, मेरे आदित्य के बच्चों के लिए ही सही। आराध्या लेना नहीं चाहती थी। आत्मसम्मान उसे रोक रहा था, लेकिन सच्चाई यह भी थी कि उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन 2 महीनों में ही उसने आने वाले समय की कठिनाइयों का अंदाजा लगा लिया था। रिश्तेदारों की बदलती नजरें, उनका व्यवहार, सब कुछ वह समझ चुकी थी। ऐसे में वर्मा अंकल उनके जीवन में किसी देवदूत की तरह आए थे। उसकी आंखें भर आई थी ये सब देखकर। शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। वह कुछ कह नहीं पाई, बस हाथ जोड़ दिए। वर्मा अंकल ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में देखा और भरोसे के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा। यहीं से उस रिश्ते की नींव पड़ी। एक ऐसा रिश्ता जो नाम से नहीं, भावनाओं से जुड़ा हुआ था। वर्मा अंकल एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, उम्र करीब 55 के आसपास। पत्नी को वे वर्षों पहले खो चुके थे और तभी से अकेले रह रहे थे। कुछ साल पहले यमुना एक्सप्रेस वे पर उनकी कार का भीषण एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी और वर्मा अंकल गंभीर रूप से घायल, खून से लथपथ कार के भीतर बेहोश पड़े थे। सड़क से गुजरने वाले कई लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी देखी, लेकिन कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह हमारे देश का एक कड़वा सच है। सड़क हादसों में समय पर इलाज न मिलने के कारण आज भी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। वजह वही पुरानी पुलिस पूछताछ और कानूनी झंझटों में कौन उलझना चाहता है। उसी रास्ते से उस रात आदित्य भी अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। रात के करीब 9 बजे का समय था। उसने भी सड़क किनारे पड़ी उस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार को देखा। कई गाड़ियां धीमी होकर बस झांक कर आगे बढ़ जाती थी। आदित्य ने अपनी बाइक रोक दी। वह कार के पास गया। गाड़ी की हालत देखकर समझ में आ गया था कि हादसा गंभीर है। भीतर सिर्फ 2 लोग थे, वर्मा अंकल और उनका ड्राइवर। उसने पहले ड्राइवर को देखा। वह दम तोड़ चुका था। फिर वर्मा अंकल की ओर झुका। उनकी सांसें बेहद धीमी चल रही थी। आदित्य उन्हें नहीं जानता था, ना ही उनका नाम, ना ही उनका ओहदा, लेकिन वह इंसानियत को पहचानता था। उसने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना आसपास के कुछ लोगों की मदद से वर्मा अंकल को अपनी मोटरसाइकिल से अस्पताल पहुंचाया। वह जानता था कि अगर एम्बुलेंस के भरोसे बैठा रहा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। बाद में उसे पुलिस पूछताछ का सामना भी करना पड़ा। सवाल जवाब हुए, शक भी किया गया, लेकिन जैसे ही वर्मा अंकल को होश आया, उनकी पहचान सामने आई। पुलिस का रवैया अचानक बदल गया। पद और शक्ति, यह भी हमारे समाज की एक सच्चाई है। कमजोर को दबाना आसान होता है, लेकिन सामर्थ्यवान से उलझने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो पुलिस वाले पहले आदित्य को इस केस में फंसाने की तैयार बैठे थे, वही अब उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उस रात आदित्य ने एक अनजान इंसान की जान बचाई थी, समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाकर। और उसी एक रात ने अनजाने में इन सभी जिंदगियों को हमेशा के लिए जोड़ दिया था। आदित्य स्वभाव से ही ऐसा था, हर किसी के काम आने वाला। अस्पताल में रहते हुए वर्मा जी ने उसे करीब से जाना। उनके बच्चे विदेश में रहते थे, कोई पढ़ाई में तो कोई अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त। ऐसे में आदित्य की मौजूदगी, उनका अपनापन वर्मा जी की सूनी जिंदगी में उजाले की तरह था। उम्र का फासला होते हुए भी दोनों के बीच गहरा दिली रिश्ता बन गया था। आराध्या की वर्मा जी से पहली मुलाकात अभय के जन्मदिन पर हुई थी, जब आदित्य उन्हें अपने घर लेकर आया था। वर्मा जी को देखकर वह चौंक गई थी। उसने सोचा था कि शायद आदित्य के किसी दूर के रिश्तेदार होंगे,
लेकिन वह तो उनके पिता की उम्र के थे। आराध्या ने सम्मान से उनके पैर छुए। वर्मा जी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और अपने हाथों से कुछ रुपए उसे दिए। बाद में जब आराध्या ने आदित्य से इस रिश्ते को लेकर सवाल किया, तो उसने मुस्कुराते हुए समझाया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, दिल से भी बनते हैं। वर्मा जी उनके लिए पिता समान थे और वह उन्हें उसी भाव से देखता था। आदित्य की मौत के बाद जब धीरे धीरे सब रिश्ते आराध्या से कटने लगे, तब भी वर्मा जी उनका साथ छोड़कर नहीं गए। 1 महीने बाद वे फिर आए, बच्चों से मिले, सिया की तबीयत पूछी और जाते वक्त फिर वही लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। उसके बाद लगभग 6 महीने तक हर महीने यही होता रहा। वर्मा जी आते, हालचाल लेते और चुपचाप मदद कर जाते। लिफाफे का वजन बताता था कि उसमें कितनी रकम होती, जिससे आराध्या और उसके बच्चों का पूरा महीना सलीके से गुजर सके। आराध्या की बदली हुई जिंदगी, उसका आत्मसम्मान और बच्चों की संभली हुई हालत पड़ोसियों और रिश्तेदारों को खलने लगी। उन्होंने तो सोचा था कि वह मजबूर होकर उनके आगे हाथ फैलाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब आराध्या अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक ऐसा रिश्ता खड़ा था, जो रिश्ता खून का नहीं, लेकिन हालात से सबसे मजबूत साबित हो रहा था। और जब भी कोई काम समाज की बनी बनाई सोच से अलग दिशा में होता है, तो उसे समाज के ठेकेदारों के विरोध का सामना करना ही पड़ता है। वह काम सही हो या गलत, समाज उसके सही गलत को नहीं परखता, बल्कि उसे सिर्फ अपनी तय की हुई सीमाओं में तोलता है। जो इन सीमाओं से बाहर निकला, वही सवालों के घेरे में आ गया। यही हमारे सामाजिक जीवन का एक कड़वा सत्य है। हमारे समाज की मानसिकता ही कुछ ऐसी है कि कमजोर को दबाना सबसे आसान लगता है। जो टूट चुका होता है, उसी से उसका बचा खुचा सब कुछ छीन लेने की कोशिश की जाती है। किसी का मजाक उड़ाना हो तो हर जबान खुल जाती है, लेकिन जब मदद की बात आती है, तो गिने चुने हाथ ही आगे बढ़ते हैं। और वह मदद भी तब तक ही की जाती है, जब तक सामने वाले से भविष्य में किसी फायदे की उम्मीद हो। जिस तरह डूबती हुई कंपनी में कोई निवेश नहीं करना चाहता, जब तक उससे आगे लाभ की संभावना ना दिखे। ठीक उसी तरह लोग हर रिश्ते और हर मदद को अपनी लाभ हानि के तराजू में तोलते हैं। ऐसे में समाज के ठेकेदारों के मन में ये सवाल उठने लगे कि आखिर वर्मा जी किस स्वार्थ में आराध्या की इतनी मदद कर रहे हैं। इसी सवाल ने धीरे धीरे शक का रूप ले लिया और फिर बातों का समाज में एक खुसफुसाहट शुरू हो गई। आराध्या और वर्मा जी के रिश्ते को गलत रंग दिया जाने लगा, जबकि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। ये वही समाज था जो मदद के वक्त गायब हो जाता है, लेकिन बदनाम करने में सबसे आगे रहता है। धीरे धीरे ये सारी बातें आराध्या के कानों तक पहुंचने लगी। हर गुजरते दिन के साथ उनका मन और ज्यादा टूटता चला गया। एक दिन जब वर्मा जी हमेशा की तरह उसके घर आए और जाते वक्त रुपये का लिफाफा बढ़ाया, तो आराध्या ने पहली बार उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। वर्मा जी हैरानी से उसकी ओर देखते रह गई। आराध्या ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की और रोते हुए कहा कि वह उन्हें पिता समान मानती है, लेकिन यह समाज एक विधवा स्त्री को सम्मान की नज़र से नहीं देखता। एक विधवा और पुरुष के संबंधों को समाज हमेशा शक की निगाहों से ही देखता है। वह नहीं चाहती कि उसके आने जाने से लोगों की बातें बनने का मौका मिले। उसने उनसे यही एहसान मांगा कि वे अब दोबारा उनके घर ना आए। आराध्या फूट फूट कर रो रही थी। वर्मा जी ने कुछ नहीं कहा। बिना कोई शब्द बोले वे रुपयों का लिफाफा वहीं छोड़कर चले गए। इसके बाद वे खुद कभी आराध्या के घर नहीं आए, लेकिन उनका सहारा खत्म नहीं हुआ। कई महीनों तक वो अपने किसी महिला मित्र या महिला वकील के जरिए आराध्या तक रुपये पहुंचाते रहे। इस वजह से आराध्या और उसके बच्चों के पैसों की तंगी महसूस नहीं हुई। लेकिन जब समाज के ठेकेदारों की मंशा पूरी नहीं हुई, तो उनका ज़हर और ज़्यादा फैलने लगा। एक दिन जेठ जेठानी ने आराध्या को सबके सामने खूब जलील किया। उसके और वर्मा जी के रिश्ते को लेकर घटिया बातें कही गई। आसपास के लोग तमाशबीन बने खड़े रहे, कोई आगे नहीं बढ़ा। बात धीरे धीरे हाथापाई तक पहुंच गई। आराध्या रोती रही। अभय और सिया डर के मारे उससे चिपक गए, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। उस पल आराध्या को समझ में आ गया कि यह समाज सिर्फ तमाशा देख सकता है, सहारा नहीं दे सकता। आदित्य के पुश्तैनी घर में जो एक छोटा सा कमरा उसे रहने के लिए दिया गया था,
अब जेठ जेठानी वह भी उसे छीनना चाहते थे ताकि उसे किराए पर चढ़ाकर आमदनी की जा सके। सीधे सीधे उसे घर से निकालना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने बदनामी का यह रास्ता चुना। जबकि कानूनन उस घर में आधा हिस्सा आदित्य का था और उस नाते आराध्या का भी, लेकिन वह मजबूर थी। उसके पीछे ना कोई ताकत थी, ना कोई सहारा जिसके बल पर वह लंबी कानूनी लड़ाई लड़ पाती। उसे जेठ जेठानी की नीयत साफ दिख रही थी, लेकिन समाज के ये ठेकेदार आखिर उससे क्या दुश्मनी निभा रहे थे, यह समझ से परे था। रास्ते में चलते हुए हर वक्त किसी न किसी की नज़र या उंगली उसी की ओर उठती रहती। जब इतने पर भी लोगों का मन नहीं भरा, तो एक दिन वे सब वर्मा जी के ऑफिस तक जा पहुंचे। वहां भी हंगामा किया गया। सरकारी दफ्तर के बाहर तमाशा खड़ा हो गया। वर्मा जी के गार्ड ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं थे। आखिर पुलिस को बुलाना पड़ा। वर्मा जी एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे। पुलिस देखते ही लोगों की हिम्मत ढीली पड़ गई। सबको बेवजह सरकारी कार्यालय के सामने हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में वर्मा जी के कहने पर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इन सारी घटनाओं की खबरें लगातार आराध्या तक पहुंचती रही। हालात उसके हाथों से निकलते जा रहे थे। हर तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा और वह गहरे अवसाद की ओर बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन इन लोगों ने जो किया, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आराध्या ने तो कभी अपने सपने में भी, सबसे बुरे सपने में भी, ये नहीं सोचा था कि संपत्ति के लिए उसे मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वे इस हद तक गिर सकते हैं। एक रात सिर्फ इसी लालच में उन्होंने उसके बच्चों को जान लेने की कोशिश की। सिया और अभय को चॉकलेट में जहर दे दिया था। बच्चों की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उनकी सांसें उखड़ने लगी। आराध्या घबरा गई, पूरी तरह टूट गई। उसके हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने आस पड़ोस के हर दरवाजे पर दस्तक दी, रिश्तेदारों को फोन पर फोन लगाए, सबके सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई। बस इतना कहा कि कोई उसके बच्चों को अस्पताल पहुंचा दे, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। वही लोग जो दिन में उस पर उंगलियां उठाने से नहीं चूकते थे, उस रात दरवाजे बंद करके बैठ गए। कोई बाहर नहीं आया। उसी अंधेरी रात में जैसे ही किसी ने ऊपर से उसकी पुकार सुन ली हो, एक एम्बुलेंस उसके घर के सामने आकर रुकी। बच्चों को लेकर वह तुरंत अस्पताल की ओर रवाना हो गई। अस्पताल पहुंचते ही वर्मा जी वहां मौजूद थे। एम्बुलेंस रुकते ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की पूरी टीम बच्चों की जांच में जुट गई। बिना वक्त गंवाए दोनों को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। करीब 3 घंटे की लंबी और कठिन मशक्कत के बाद बच्चों को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हालत अब खतरे से बाहर थी, लेकिन अब भी बेहोश थे दोनों। पूरी रात वर्मा जी आराध्या के साथ अस्पताल में भाग दौड़ करते रहे। कभी दवाइयों का इंतजाम, कभी डॉक्टरों से हाल पूछना, कभी आईसीयू के बाहर खड़े होकर बच्चों को एकटक देखना। सुबह जब सिया और अभय को हल्का हल्का होश आया, तब जाकर आराध्या और वर्मा जी की सांसों में सांसें आई। लेकिन समाज के ठेकेदार यहाँ भी पीछे नहीं रहे। उन्हें ये खबर लग चुकी थी कि वर्मा जी ने एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों की जान बचाई है। अस्पताल में ही जेठ जेठानी और आस पड़ोस के लोग पहुंच गए। जेठ ने जहर उगलते हुए कहा कि जब भाई की जान लेकर पेट नहीं भरा, तो अब बच्चों की जान भी लेनी चाहती है, ताकि पैसे वाले आदमी से शादी करके ऐश कर सके। जेठानी ने भी कड़वे शब्दों में आरोप लगाए, यहाँ तक कह दिया कि आदित्य के एक्सीडेंट के पीछे भी इन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है। पड़ोसी भी तमाशबीन बने खड़े रहे। कोई सच सुनना ही नहीं चाहता था। आराध्या यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके पैरों में अब खड़े रहने की ताकत नहीं बची थी। कल रात जिस दरवाजों पर उसने मदद के लिए दस्तक दी थी, वे सब बंद थे, और आज वही लोग उस पर आरोप लगाने के लिए खड़े थे। तभी वर्मा जी गुस्से में वहां पहुंचे। उनकी आवाज में पहली बार ऐसी कठोरता थी कि पूरा वार्ड सन रह गया। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर आराध्या या उसके बच्चों के खिलाफ एक भी शब्द और बोला गया, तो वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अस्पताल स्टाफ को इशारा किया और तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए कहा। पुलिस कमिश्नर को फोन किया गया। कुछ ही देर में पुलिस की टीम अस्पताल और आराध्या के घर पहुंच चुकी।
बच्चों को दी गई जहरीली चॉकलेट समेत कई ठोस सबूत बरामद हुई। आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। इन सब के बीच आराध्या पूरी तरह टूट चुकी थी। वह चुपचाप खड़ी थी, जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। उसका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया और वह बेहोशी की कगार पर पहुंच गई। वर्मा जी ने तुरंत उन्हें संभाला और उसी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उसकी हालत देखकर वो खुद भी घबरा गए। उन्होंने अपने एक भरोसेमंद साथी अधिकारी को फ़ोन किया और उनकी पत्नी को बुलाया, जो एक एनजीओ चलाती थी। उन्होंने आराध्या को समझाने की कोशिश की, ढांढस बंधवाया, लेकिन आराध्या अब अपने घर वापस जाने से भी डर रही थी। रात के सन्नाटे में अस्पताल की कुर्सी पर बैठे-बैठे वर्मा जी अपने भीतर चल रहे द्वंद से जूझते रहे। आखिर उन्होंने एक कठोर लेकिन ज़रूरी फैसला लिया। उन्होंने आराध्या से चलने को कहा। बच्चों को अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था और भरोसेमंद लोगों के पास छोड़कर वे आराध्या को लेकर सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस ले आए। वहाँ उन्होंने कानूनी रूप से उससे विवाह कर लिया। आराध्या ने बिना कुछ कहे कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। बीते 1 साल ने उनके भीतर से संघर्ष करने की शक्ति ही छीन ली थी और पिछली रात ने तो उसे पूरी तरह ही तोड़ दिया था। रजिस्ट्रार ऑफिस जाते वक्त एनजीओ चलाने वाली वह महिला लगातार उसे समझाती रही कि वर्मा जी का यह फैसला उसके और उसके बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। उसने कहा कि आज भले ही यह निर्णय उसे गलत लग रहा हो, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचोगी तो समझ पाओगी कि यही उनके और सिया अभय के लिए सुरक्षा की ढाल है। आज उसने देख लिया था कि कैसे सैकड़ों उंगलियां उठी, लेकिन मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं आया। ऐसे में जब कोई हाथ सहारे के लिए बढ़ रहा है, तो उसे थाम खुद ब खुद चुप हो जाए। उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा था। न पढ़ाई का सहारा था, न नौकरी, न सिर पर सुरक्षित छत। ऐसे में अगर कल को कुछ और अनहोनी हो जाती, तो वह अपने बच्चों को कैसे बचा पाती? तुम अकेले उन सब से नहीं लड़ सकती, या शायद तुम लड़ना ही नहीं चाहती। उन शब्दों की गूंज आराध्या के कानों में लगातार गूंज रही थी। तो फिर क्या चाहती हो तुम? अपने बच्चों को मरते हुए देखना? सोच समझकर फैसला लेना। यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। यह बात आराध्या के मन में घर कर गई थी। वह खुद से बार बार यही सवाल कर रही थी। आखिर वह किससे लड़ती? समाज के उन ठेकेदारों से जिन्होंने लालच में अंधे होकर उसके बच्चों की जान लेने की कोशिश की थी। आज वर्मा जी ने उनके बच्चों को बचा लिया था, लेकिन क्या भरोसा था कि कल को वे लोग आराध्या को ही रास्ते से हटा ना दे। अपनी जान देने का साहस तो शायद उसके भीतर था, लेकिन अपने बच्चों की जान को खतरे में डालने की हिम्मत उसमें कभी नहीं हो सकती थी। फिर भी वर्मा जी से विवाह, यह बात उसके दिल को स्वीकार नहीं हो रही थी। वह उम्र में उसके पिता के समान थे। उन उसने हमेशा उन्हें पिता की तरह देखा था। सम्मान और कृतज्ञता के भाव से यह रिश्ता अचानक कैसे बदल गया, यह उसके मन को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन विकल्प भी तो कोई नहीं था। हालातों के सामने उसकी एक न चली। माँ का रूप औरत के भीतर मौजूद हर संकोच पर भारी पड़ गया। अंततः उसने चुपचाप इस विवाह के लिए सहमति दे दी। विवाह के बाद वर्मा जी उसे अपने पुराने घर नहीं लेकर गए। वे सीधे लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहीं से सिया और अभय को साथ लेकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। पूरी रात का सफर तय करके सुबह वे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही वर्मा जी उसे मयूर विहार के एक अपार्टमेंट के सामने ले आए। दरवाजा खोलते हुए उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज से यह घर तुम्हारा है। आराध्या ने जब उन्हें अजीब नजरों से देखा, उस एक वाक्य में कितना कुछ छुपा था वह खुद ही नहीं समझ पा रही थी। पूरे रास्ते रिश्तेदारों की बातें, ताने और आरोप उसके मन में उथल पुथल मचाते रहे थे। भीतर एक लगातार मंथन चल रहा था। जिन अपनों ने उसे बेसहारा छोड़ दिया, वही लोग उसे दोषी ठहरा रहे थे, और जो अपना नहीं था, वही उसके लिए सब कुछ कर रहा था। आखिर वर्मा जी उससे क्या चाहते थे? क्या यह सब किसी स्वार्थ के लिए था? क्या उन्हें उससे शारीरिक सुख की अपेक्षा थी? क्या इसी कारण उन्होंने उसे सहारा दिया, विवाह किया? उसके मन में सवालों का तूफान सा उठा हुआ था। वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। घर के अंदर कदम रखते ही वर्मा जी ने कहा,
कि वह एक बार पूरा घर देख ले और ज़रूरत के सामानों की सूची बना दे। बोलते वक़्त उन्होंने आराध्या की आँखों से नज़रें चुरा लीं। आराध्या ने भी सिर झुका लिया। आखिर उसका सब्र टूट ही गया। उसने काँपती आवाज़ में पूछ लिया, "आप हमारे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? आखिर हमारा रिश्ता क्या है?" वर्मा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उसके हाथों से सूची लेकर चुपचाप बाजार के लिए निकल गए। गहरी सांस लेकर आराध्या बच्चों के साथ अपने नए घर को संवारने में लग गई। वह एक सुसज्जित 3 कमरे का फ्लैट था, हर सुविधा से भरा हुआ। दिन कैसे बीत गया, पता ही नहीं चला। बच्चे नई जगह से घबराए हुए भी थे और खुश भी। वर्मा जी बिना कुछ कहे ही उनकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर खेलने तक का हर एक सामान ले आए थे। कॉपियाँ, किताबें, खिलौने, सब कुछ। सिया और अभय यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कान आराध्या के लिए थोड़ी राहत बन गई थी। रात को खाना खाने के बाद जब बच्चे सो गए, तो वर्मा जी ने आराध्या को बुलाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरी सहमी उनके सामने खड़ी हो गई। मन में डर था, अब क्या होगा? क्या अब वे उससे पति होने का हक मांगेंगे? उसके दिल और आत्मा पर आज भी सिर्फ आदित्य का ही अधिकार था। उसी की यादें, उसी की छवि उसके भीतर बसी हुई थी। लेकिन अब विवाह के बाद उसका शरीर, क्या उस पर वर्मा जी का अधिकार हो गया था? क्या वह यह स्वीकार कर पाएगी? और क्या वो ज़बरदस्ती कुछ चाहेंगी? इन सभी सवालों ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वह असमंजस में खड़ी थी, पैर के अंगूठे से ज़मीन को कुरेदती हुई। वे दोनों वही वही लोग थे, लेकिन हालात ने उनके बीच के रिश्ते को बदल दिया था। इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। वर्मा जी ने एक नज़र आराध्या पर डाली और शांत स्वर में कहा, "बैठ जाओ।" आराध्या, वह उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। कमरे में गहरी खामोशी थी। उसी खामोशी को तोड़ते हुए वर्मा जी बोलने लगे, "तुम अकेले उन सब से नहीं लड़ सकती, या शायद तुम लड़ना ही नहीं चाहती। अगर ऐसा है, तो फिर तुम चाहती क्या हो? अपने बच्चों को मरते हुए देखना? इस बारे में ठंडे दिमाग से सोचो और सोच समझकर ही कोई फैसला लेना। यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बच्चों के पूरे भविष्य का सवाल है।" आराध्या इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। वह जानती थी कि वर्मा जी की बातें गलत नहीं थी। आखिर वह किससे लड़ती? उस समाज से, उन रिश्तेदारों से जिन्होंने न सिर्फ उसकी इज्जत छीन ली, बल्कि उसके बच्चों की जान तक लेने की कोशिश की। आज तो वर्मा जी ने समय रहते बच्चों को बचा लिया था, लेकिन कल, अगर कल वही लोग आराध्या को ही खत्म कर देते, तो फिर उसके मासूम बच्चों का क्या होगा? वर्मा जी ने आराध्या को स्पष्ट कह दिया कि वह बच्चों के साथ यहीं रहेगी। वे समय-समय पर आते रहेंगे, बच्चों के दाखिला करवाएँगे, सिया का भी पीजी में एडमिशन करवाएँगे। उन्होंने यह भी कहा कि आराध्या अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करे, बीएड करे, नौकरी करे। सामने वाले फ्लैट में रहने वाली नैना उसकी मदद करेगी। उन्होंने नया फ़ोन थमाते हुए भरोसा दिया कि किसी भी परेशानी में वह बेझिझक उन्हें फ़ोन कर सकती है। यह दिल्ली है, उन्होंने कहा, यहाँ कोई तुम्हारे बीते जीवन में झाँकने नहीं आएगा। जो हुआ उसे पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन हमेशा याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी पर पहला अधिकार तुम्हारे बच्चों का है। आराध्या कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे पाए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। इसके बाद उनकी ज़िंदगी सचमुच बदल गई। वर्मा जी महीने में 1-2 बार आते, बच्चों के साथ खूब सारा समय बिताते। सिया तो उनकी जान थी, अभय भी उनके बेहद जुड़ा हुआ था। आराध्या से वे सीमित सम्मानजनक बात भी करते थे। समय के साथ आराध्या ने पढ़ाई पूरी की, नौकरी करने लगी। घर का खर्च अब भी वर्मा जी ही सँभालते थे। लेकिन समाज समाज ने वर्मा जी को भी चैन से नहीं रहने दिया। अफ़वाहें, ताने, सवाल, सब कुछ उन्होंने अकेले झेला। वे जानते थे कि यह लड़ाई अब आमने-सामने की हो चुकी है। रिश्तेदारों की हिम्मत बढ़ चुकी थी और इसी डर ने उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर किया था, जिससे आराध्या और उसके बच्चों की ज़िंदगी की दिशा बदल दी। रजिस्ट्रार कार्यालय में उस दिन जो निगाहें आराध्या और वर्मा जी पर टिकी हुई थी, वे आराध्या की नज़रों से छुपी नहीं रह गई थी। उन आँखों में सवाल नहीं थे, जिज्ञासा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ फैसला था। 55 वर्ष के वर्मा जी, एक प्रतिष्ठित ओहदे वाले पुरुष का एक 25 वर्ष की स्त्री से विवाह।
उनके लिए ये किसी मजबूरी की कहानी नहीं थी, बल्कि एक अमीर आदमी की अय्याशी का उदाहरण था। सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था और ना ही कोई जानना चाहता था। लोगों को तो बस अपनी सोच के मसाले चाहिए थे, ताकि वे उन्हें चटकारे लेकर दूसरों के सामने परोस सके। यही नहीं, जब वर्मा जी के अपने बच्चों तक यह खबर पहुंची, तो वहां भी माहौल सहज नहीं रहा। किसी ने सामने से कुछ कहा नहीं, लेकिन बेटे और बेटी की नाराजगी साफ साफ महसूस हो सकती थी। रिश्तों की डोर धीरे धीरे ढीली पड़ती चली गई। लगभग सारे संबंध टूट गए। बस एक रिश्ता बचा था, जरूरत का, लालच का, संपत्ति का। जब तक वर्मा जी जीवित थे, उनके जीवन भर की कमाई पर किसी और का कोई अधिकार नहीं था, और उनसे टकरा कर कोई भी अपने भविष्य को जोखिम में डालना नहीं चाहता था। चाहे वह बेटा बहू हो या फिर बेटी दामाद, सब चुप थे, सिर्फ इस डर से कि कहीं वर्मा जी अपनी संपत्ति से उन्हें बेदखल ना कर दे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। वर्मा जी और आराध्या के जीवन को पूरे 11 साल हो चुके थे। अभय अब 16 वर्ष का हो चुका था और सिया 14 वर्ष की हो गई थी। बड़े बच्चे हो गए थे, देख रहे थे, समझ रहे थे घर के माहौल को, रिश्तों की खामोशी को, और उस अनकहे सच को जो दीवारें भी कहीं अटका हुआ था। लेकिन उन्होंने कभी कुछ पूछा नहीं, और ना ही आराध्या ने उन्हें कभी कुछ बताया। आराध्या ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। उसे डर लगता था। डर इस बात का कि अगर कल वो को वही बच्चे जो आज उसकी दुनिया थी, उसी समाज की तरह उसे कटघरे में खड़ा करेंगे, तो वह क्या करेगी। वह सोचने से ही कांप उठती थी। आखिर कल को उन्हें भी इसी समाज का हिस्सा बनना था। और इन सब वर्षों में आराध्या और वर्मा जी का रिश्ता वहीं ठहरा रहा, जहाँ से शुरू हुआ था। न आगे बढ़ा और ना ही बदला, बस निभता रहा। पर क्या सच में वह रिश्ता खत्म हो चुका था, या शायद कभी शुरू ही नहीं हुआ था। आखिर था क्या वह रिश्ता, उसका नाम क्या था। वर्मा जी ने कभी उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, और आराध्या खुद भी उन सवालों का उत्तर नहीं खोज पाई। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। विचारों का शोर इतना तेज था कि सुबह कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह वह लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। हाथ में फोन था। हर जानकारी, हर पता, हर दिशा उसमें दर्ज थी। फिर भी उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। पैर उठ ही नहीं रहे थे। यह वही शहर था जिसकी हर गली, हर मोड़ से वह परिचित थी। लेकिन आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाना किधर है। रास्ते सामने थे, पर मंजिल धुंधली थी। भीड़ के बीच खड़ी आराध्या को लग रहा था जैसे उसका पूरा परिवार एक भारी बोझ बनकर उसके पैरों से लिपट गया हो, और वह तय ही नहीं कर पा रही थी कि आगे बढ़े या यहीं ठहर जाए। बार बार आराध्या के जेहन में सिर्फ और सिर्फ वर्मा जी का चेहरा उभर आता। उनकी याद आते ही आंखें भीगने लगती, मगर वह आंसू बहाने नहीं देती थी। बीते कल से लेकर आज तक उसने खुद को किस तरह संभाल रखा था, यह बात वही जानती थी। हर पल उसके कानों में वर्मा जी की वही दो पंक्तियां गूंजती रहती, हिम्मत रखना और मजबूत रहना। वे शब्द जो वर्मा जी हर बार उससे कहा करते थे, आज सचमुच उसे सबसे ज्यादा चाहिए थे, क्योंकि आज वही इंसान जो हमेशा उसे हौसला देता था, जो उसे टूटने नहीं देता था, उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। उसी बीच वर्मा जी का वकील गाड़ी लेकर वहां पहुंचा। आराध्या बिना कुछ कहे उसके साथ वर्मा जी के लखनऊ वाले घर की ओर चल दी। जैसा उसने सोचा था, घर का माहौल बेहद बोझिल था। हवा तक में एक अजीब सी सख्ती घुली हुई थी। आराध्या अपराध बोध से भरी हुई थी। सिर झुकाए उनके परिवार के बीच जाकर खड़ी हो गई। यह पहला मौका था जब उसने वर्मा जी के परिवार को सामने से देखा था, वरना अब तक उसने सिर्फ अपने पति आदित्य से ही उसके परिवार के बारे में सुना था। 4 बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां, सभी शादीशुदा, अपने अपने परिवारों में व्यस्त। सबसे छोटी बेटी मोनिका तो उम्र में आराध्या के लगभग बराबर ही थी। कमरे में मौजूद हर नज़र शिकायत से भरी हुई थी। बड़ी बहू ने तंज कसते हुए कहा, तो यही है वो आराध्या जिसके चलते पापा जी को अपनी उम्र तक का ख्याल नहीं रहा। छोटी बहू ने बात को और जहरीला बना दिया। इसलिए उन्होंने अपने सगे बच्चों को पराया कर दिया और दूसरों को अपना लिया। बेटियां भी पीछे नहीं रही।
अब तो यह भी साफ हो जाएगा कि पापा ने अपनों को कितना अपना माना है। कहीं सारी कमाई परायों पर तो नहीं लुटा दी। इन शब्दों ने आराध्या के भीतर कुछ तोड़ दिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर घड़ों पानी उड़ेल दिया हो। शर्म और अपमान से वह जमीन में गड़ी जा रही थी। आस पड़ोस के लोग भी तमाशबीन बनकर उसे घूर रहे थे। उसने मदद के लिए चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन हर चेहरा बेरुखा था। तभी वर्मा जी के वकील ने आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने और वसीयत सुनने का इशारा किया। वसीयत पढ़ी गई। वर्मा जी ने अपनी आंखें दान कर दी थी। उनके शरीर का हर वह हिस्सा जिससे किसी और की जान बच सकती थी, उन्होंने दान कर दिया। और उस जो बचा था उसे लखनऊ पीजीआई में रिसर्च के लिए समर्पित कर दिया गया था। उनके शरीर को देह त्याग के तुरंत बाद मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था। अब बची थी संपत्ति। अरबों की उनकी पूरी संपत्ति चारों बच्चों में बराबर बराबर बांट दी गई थी। आराध्या के नाम सिर्फ 25 लाख रुपए की एक एफडी थी। आराध्या को इन पैसों से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए तो सब कुछ बहुत पहले ही खो चुका था, लेकिन उस छोटी सी रकम ने भी घर में तूफान खड़ा कर दिया। आरोपों की बौछार शुरू हो गई। कोई उसे लालची कह रहा था, कोई चरित्र पर उंगली उठा रहा था। छोटी बहू ने तो हद पार करते हुए उसे पैसों के लिए खुद को बेचने वाली तक कह दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वर्मा जी के वकील और उनके कुछ करीबी दोस्तों के बीच में आना पड़ा। बड़ी मुश्किल से वे आराध्या को वहां से निकाल पाए। बिना पीछे देखे टूटे हुए मन के साथ उसे वापस दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया गया। ट्रेन चल पड़ी और आराध्या की आंखों से पहली बार बेआवाज आंसू बह निकले। ट्रेन के रवाना होने में बस कुछ ही पल बाकी थे कि वर्मा जी के वकील ने आराध्या को रोककर एक मोटा सा लिफाफा उनकी ओर बढ़ाया। धीमी लेकिन गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, यह कुछ जरूरी कागजात हैं जो साहब ने खास तौर पर आपको अकेले में देने को कहा था। इसमें अभय और सिया के नाम पर की गई संपत्ति के दस्तावेज हैं जो दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा उनके दफ्तर से जुड़े कुछ कागज भी हैं और यह वर्मा जी का आखिरी खत है जो उन्होंने आपके लिए लिखा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके जाने के बाद यह पत्र आप तक जरूर पहुंचा दूं। वकील ने एक पल रुककर आगे कहा, वैसे तो साहब हर चीज का इंतजाम करके गए हैं। अब कोई भी कभी भी आपको या बच्चों को परेशान नहीं कर सकेगा। फिर भी अगर भविष्य में जरा सी भी परेशानी आए तो आप बिना हिचकिचाए मुझसे संपर्क कीजिएगा। वर्मा जी के मुझ पर बहुत एहसान है और आपकी मदद कर पाऊँ तो मुझे सच्ची खुशी मिलेगी। आराध्या ने बोझिल मन और भरी हुई आंखों से उनकी ओर देखा। दिमाग जैसे सुन्न पड़ा था। उसने बस हल्का सा सिर हिला दिया। लिफाफे को कसकर पकड़ते हुए अपना बैग संभालते हुए वह ट्रेन में चढ़ गई। उसका दिल बहुत ही तेज तेज से धड़क रहा था। वह वर्मा जी का आखिरी खत पढ़ने के लिए भीतर से बेचैन हो रही थी। आखिर अपने अंतिम क्षणों में वो उसे क्या कहना चाहते थे। आखिरी फोन कॉल पर भी तो उन्होंने आराध्या से बात करने की इच्छा जताई थी। क्या शब्द अधूरे रह गए थे उनके। शाम के करीब 7 बज चुकी थी। ट्रेन लखनऊ जंक्शन को पीछे छोड़कर नई दिल्ली की ओर बढ़ चली थी। आराध्या की मंजिल आनंद विहार रेलवे स्टेशन ही थी। यह वही ट्रेन थी जिससे 11 साल पहले वे वर्मा जी और अपने बच्चों के साथ दिल्ली आई थी। आज वही सफर है, लेकिन अकेले। शाम को धुंधलका धीरे धीरे गहराने लगा था। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पीछे छूट रहा था, आराध्या को महसूस हो रहा था कि वह सिर्फ एक शहर नहीं छोड़ रही, बल्कि उसका कोई अपना हिस्सा उससे छूटता चला जा रहा है। कांपते हाथों से उसने लिफाफे से वह खत निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। प्रिय आराध्या, सदैव खुश रहो। जब यह पत्र तुम्हारे हाथों में पहुंचेगा, तब तक मैं इस संसार से विदा ले चुका होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तब तक तुमने खुद को संभाल लिया होगा। आगे का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए हिम्मत बनाए रखना और हमेशा मजबूत रहना। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वही तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाएगी। तुमने एक बार मुझसे पूछा था, मैं तुम्हारी मदद क्यों करता हूँ? तुम्हारा और मेरा रिश्ता आखिर है क्या? सच कहूँ तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर बहुत खोजा, बहुत सोचा, हर दृष्टिकोण से इस रिश्ते को समझने की कोशिश की। जानती हो आराध्या,
जिंदगी जीने की चाह अक्सर जीवन साथी के साथ ही जुड़ी होती है। जब जीवन साथी बीच रास्ते में छोड़ देता है तो उसके साथ ही जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। फिर भी इंसान जिंदा रहता है अपने कर्तव्यों के कारण, अपने उत्तरदायित्वों के कारण। जिस तरह एक स्त्री जब सफेद वस्त्रों में खुद को समेट लेती है तो उसके जीवन से सारे रंग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ठीक उसी तरह पुरुष के हृदय में भी रंग मिटने लगते हैं। किसी की हंसी सुनने की चाह खत्म हो जाती है, किसी के लिए चिंता करना, किसी का अधिकार से कुछ मांग लेना, किसी का इंतजार करना, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ऑफिस से लौटकर कोई सामने खड़ा हो और पूछे, आ गए आप? ये छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों की जिंदगी एक सी नीरस और बेरंग हो जाती है। तुम और मैं, हम दोनों ही इसी अवस्था से गुजर रहे थे। मालती के जाने के बाद मेरे भीतर भी जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। फिर भी मेरे कर्तव्य थे अपने बच्चों के प्रति। वही कर्तव्य मुझे जीवित रखे हुए थे। या यूं कहो कि मालती से किया गया वादा भी मेरी सांसों का सहारा था। उसने जाते जाते मुझसे वादा लिया था कि मैं बच्चों का ख्याल रखूं। हालांकि वह भी जानती थी कि हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपने अपने रास्तों पर निकल चुके हैं। फिर भी वह माँ थी। बच्चों को खुले आसमान में उड़ता देखकर भी उसका मन डरता था। वह चाहती थी कि जब तक मैं जीवित रहूं, बच्चों के लिए एक सहारा बना रहूं। पर शायद वह यह नहीं समझ पाई कि बच्चे अपना घोंसला बनाने के लिए आतुर हो चुके थे। वे चाहते थे कि माँ बाप अपना घोंसला छोड़ दें और उनके तिनके भी वह उनके घोंसले में लग जाएं, ताकि मेहनत उन्हें ना करनी पड़े, चाहे इसके लिए पुराने घोंसले को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। वह घोंसला हमारा घर। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी और आराध्या की आंखों से आंसू चुपचाप बहते जा रहे थे। वह घर जहां उसके बच्चों ने पहली बार आंखें खोली थी, जहां उनकी परवरिश हुई थी। वह घर जिसे मैंने और मालती ने बड़ी मेहनत से, प्रेम, त्याग और समर्पण के साथ बसाया था। वह सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि हमारे सपनों की नींव थी। पर वही चारों बच्चे जिनके लिए वह घर बना था, उसे सिर्फ तोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि बेचने के लिए भी तैयार हो गए थे। और आज मेरे जाने के बाद कानून ने भी उन्हें उस घर पर अधिकार दे दिया है। आज तुम पहली बार मेरे परिवार से मिली होगी। मैं जानता हूँ उनका व्यवहार तुम्हारे लिए पीड़ादायक रहा होगा, लेकिन तुम निश्चिंत रहना। वे चाहकर भी अब तुम्हें या बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे वकील मिस्टर माथुर ने तुम्हें एक लिफाफा दिया होगा, उसे ध्यान से खोलना। उसमें कुछ जरूरी दस्तावेज हैं। दिल्ली के अशोक विहार में जो संपत्ति मैंने अभय और सिया के नाम पर ली थी, उसके कागज उसी लिफाफे में है, ताकि भविष्य में मेरे बच्चों को कभी असुरक्षा महसूस ना हो। इसके साथ ही मेरे दफ्तर से कुछ जुड़े हुए कागजात भी हैं, जिन्हें दिल्ली सचिवालय में जमा करने के बाद तुम्हें नियमित पेंशन मिलती रहेगी। तुम्हारी स्कूल की आमदनी और मेरी पेंशन दोनों मिलाकर तुम्हारा और बच्चों का जीवन वैसे ही सहज चलेगा जैसे अब तक चलता आया है। आर्थिक तंगी तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आएगी, और वह घर तो पहले से ही तुम्हारे नाम पर है। वसीयत में जो 25 लाख रुपए की एफडी तुम्हारे नाम पर है, वह मेरी पत्नी मालती की वर्षों की बचत है। उसी लिफाफे में तुम्हें एक चाबी भी मिलेगी। वह दिल्ली स्टेट बैंक के मेरे लॉकर की है, जिसमें मालती के बनवाए हुए कुछ गहने हैं। वे गहने उन्होंने अपनी बेटियों और बहुओं के लिए बनवाए थे, लेकिन जीते जी उसका यह भ्रम टूट गया जब मेरे दोनों बेटों ने अपनी पसंद से शादियां की और उनकी पत्नियों ने स्नेह आशीर्वाद के रूप में भी इन गहनों को लेने से मना कर दिया। उन्हें गहनों में रुचि नहीं थी, उन्हें नगद पैसे चाहिए थे, ताकि वे जापान में अपने लिए घर खरीद सके। उन्होंने साफ कहा कि गहने बेचकर उन्हें रकम दे दे। मालती बहुत टूट गई थी उस दिन। तब उसने मुझसे कहा था कि जितने पैसे चाहिए उन्हें दे दो, और ये गहने और बाकी रकम अपने पास रख लो, और फिर किसी दिन उन्हें ऐसे हाथों में सौंपना जो इनकी असली कीमत समझ सके। आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरी नज़र में तुम्हारे अलावा इन गहनों और पैसों की कीमत समझने वाला कोई और नहीं है। यह सब मैं आज नहीं देना चाहता था। मैं तो उसी दिन तुम्हें सौंपना चाहता था जब पहली बार तुमसे अभय के जन्मदिन पर मिला था, जब तुमने मेरे पैर छुए थे और मैंने तुम्हें मुंह दिखाई के तौर पर कुछ रुपये दिए थे।
तुम्हारी आंखों में जो सम्मान मैंने देखा, वह मुझे अपनी बेटी या बहू की आंखों में देखने की इच्छा थी। उसी दिन मेरे मन ने स्वीकार कर लिया था कि इन गहनों और पैसों की सच्ची अधिकारी तुम ही हो। इसलिए मैंने तुम्हें आदित्य के साथ अपने घर आने का निमंत्रण दिया था। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। आदित्य हमें छोड़कर चला गया और फिर परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई कि मैं चाहकर भी यह सब तुम्हें अपने हाथों से नहीं दे पाया। इसके लिए मुझे क्षमा करना। अब इन पैसों और गहनों का उपयोग तुम अपनी समझ से करना। अब तुम्हारे उस प्रश्न पर आता हूँ कि मैंने अब तक तुम्हारी मदद क्यों की और किस रिश्ते से की। आज इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि इस उत्तर तक पहुंचने में मेरी मदद किसने की। तो वह है हमारा छोटा सा अभय। कुछ देर पहले ही मेरी उससे फ़ोन पर लंबी बातचीत हुई है। इस समय मैं बहुत बीमार हूँ। अस्पताल के बिस्तर पर बैठा हूँ। हाथ में ड्रिप लगी है। बड़ी मुश्किल से यह पत्र लिख पा रहा हूँ। शाम को मेरे बेटे का फ़ोन आया था। तभी से मन बेचैन है। मेरे 4 बच्चे हैं और चारों इसी प्रतीक्षा में हैं कि कब मैं इस दुनिया से जाऊं और वे मेरी संपत्ति बाँट लें। फ़ोन पर हालचाल पूछते हैं, लेकिन उनके शब्दों के पीछे छिपा प्रश्न मैं साफ समझ लेता हूँ। पापा, अब और कितने दिन? अपने ही रक्त के इस बदले हुए रंग को देखकर मैं भीतर तक टूट गया हूँ। यही वे बच्चे हैं जिनकी एक एक इच्छा पूरी करने के लिए मैं दिन रात भागता था। चाहे कितनी ही लंबी ड्यूटी करते लौट आऊं, उन्हें खिलाए बिना खुद खाना नहीं खाता था। चारों मेरे सामने बैठे रहते थे, पापा मुझे पहले, नहीं मुझे पहले। और आज जब मेरे हाथ कांप रहे हैं तो मुझे खाना तक नर्स के सहारे खाना पड़ रहा है। वह घर जो मैंने और मालती ने बड़ी मेहनत से, बड़े ही प्रेम, त्याग और समर्पण के साथ बनाया था, यह चारों मिलकर ना सिर्फ उसे तोड़कर दूसरा बनाने के लिए बल्कि बेचने के लिए भी तैयार थे। और आराध्या, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सम्मान था, भरोसा था, पर अधिकार नहीं था, जो एक स्त्री अपने पुरुष पर सहज रूप से कर पाती है। पर यह बात मैं समझता था, पूरी तरह समझता था। मैंने कभी यह नहीं चाहा कि तुम अपने दिल पर जोर डालो। मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की कि तुम मुझे वह स्थान दो जो आज भी तुम्हारे दिल में आदित्य के लिए सुरक्षित है। आराध्या, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। कुछ रिश्ते सिर्फ निभाए जाते हैं, बिना अपेक्षा, बिना किसी मांग के। मैंने तुम्हारी मदद किसी एहसान की तरह नहीं की। मैंने उसे केवल कर्तव्य समझकर भी नहीं निभाया। मैंने उसे एक अवसर की तरह देखा, एक ऐसे रिश्ते को निभाने का अवसर जो आदित्य अधूरा छोड़ गया था। आदित्य ने मुझसे शब्दों में कुछ नहीं कहा था, पर उसकी आंखों में एक भरोसा था, एक विनती थी। उसने मुझे तुम्हें और बच्चों को सौंप दिया था और मैंने उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से निभाया। मैं जानता हूँ, समाज ने तुम्हें मेरे साथ जोड़कर कितनी बातें बनाई होंगी। मैं जानता हूँ, तुम्हारे मन में कितनी बार अपराध बोध ने भी जन्म लिया होगा। पर आराध्या, सच यह है कि तुमने मेरे जीवन में कोई रंग छीना नहीं, बल्कि उस सूनेपन को थाम लिया जो बरसों से मेरे भीतर जमा था। आज जब मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, तो किसी शिकायत के साथ नहीं, बल्कि एक गहरे संतोष के साथ लिख रहा हूँ। अगर कभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि मैंने तुम्हारी जिंदगी में दखल क्यों दिया, तो बस इतना याद रखना, मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं था, मैं तुम्हारी जिंदगी की सुरक्षा था। अब आगे का रास्ता तुम्हारा है, बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के। अगर कभी मेरी याद आए, तो मुझे किसी रिश्ते के नाम से याद मत करना। बस एक ऐसे इंसान की तरह याद करना जिसने तुम्हें, सिया को और अभय को पूरी सच्चाई से अपना माना। तुम किस मनोस्थिति से गुजर रही थी, यह मैं भली भांति समझता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी हालत और बिगड़े, जिससे बच्चों के पालन पोषण पर कोई असर पड़े। इसी कारण मैंने हमेशा तुमसे एक मर्यादित दूरी बनाए रखने की कोशिश की। खैर, अब इन बातों को छोड़ दो। मेरे लिए कल भी तुम मेरे आदित्य की ही पत्नी थी, जो मेरे लिए बेटे जैसा था। वह मेरा सच्चा रिश्तेदार था, दिल का रिश्तेदार था। और आज तुम मेरे अभय की माँ हो, जो आज मेरा सच्चा रिश्तेदार है। और यही रिश्ता अब मेरा तुमसे भी है, चाहे तुम इसे मानो या ना मानो। इस पत्र को लिखते समय जो पीड़ा मैं महसूस कर रहा हूँ, या जो शांति और खुशी मुझे मिल रही है, वह सब तुम भी अपने दिल में महसूस कर रही हो, है ना? यही तो होता है दिल का सच्चा रिश्ता। इस पत्र को पढ़ते हुए तुम्हारी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं,
उन्हें मत रोको, आज जी भर कर रो लो। अब तक जिन आँसुओं पर तुमने पहरा लगा रखा था, आज उन्हें बह जाने दो। लेकिन इसके बाद तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, मजबूत बनना होगा, क्योंकि घर पर सिया और अभय तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें अकेले ही उनका सहारा बनना है। अभय समझदार है, बहुत कुछ समझता है। मैंने उससे इस विषय पर भी बात कर ली है, तुम्हारे और मेरे कानूनी रिश्ते के बारे में भी। उसने इस रिश्ते को बहुत जल्द समझ लिया। आखिर वह मेरे आदित्य का बेटा है। वैसे भी दिल के रिश्ते हर किसी को इतनी आसानी से समझ नहीं आते, और ना ही हम उन्हें समझा पाते हैं। मुझे उम्मीद है आगे तुम इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाओगी, मेरी आंखों के तारे अभय और सिया का पूरा ध्यान रखोगी। ऐसा कुछ मत करना कि मेरी नन्ही सी सिया को तुम्हारी शिकायत मुझसे लगानी पड़े, क्योंकि अब मैं वहां रहकर उसकी तरफ से उसका पक्ष रखने नहीं आ पाऊंगा। वह अभी बहुत नासमझ है, उसे समझदार बनाना, उसे संभाल कर रखना। आज मैं अपने सच्चे रिश्तेदारों की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें अपनी आंखों में बसाए हुए चैन से आंखें बंद कर रहा हूँ। सिया और अभय की तस्वीरें इस वक्त मेरे हॉस्पिटल के बेड के पास मेज पर रखी हैं। मैं उन्हें अपने सीने से लगाकर सोना चाहता हूँ, शायद हमेशा के लिए। इस शरीर का सफर अब यहीं तक था। आत्मा इस शरीर को छोड़कर अपने नए सफर पर जाने को आतुर है। जो आता है वह जाता है, यहाँ हर कोई मुसाफिर है, और सफर में ही जिंदगानी है। ये पंक्तियां कभी आदित्य ने मुझे सुनाई थी। इसलिए मेरे जाने का कोई अफसोस मत करना, ना ही मेरे प्रति अपने किसी व्यवहार को लेकर मन में कोई ग्लानि रखना। तुम कल भी मेरे लिए मेरी छोटी बेटी मोनिका जैसी थी, और आज उससे भी बढ़कर हो, क्योंकि जो प्रेम, आदर और सम्मान मुझे तुमसे और आदित्य से मिला, वह मुझे अपने सगे बच्चों से भी नहीं मिल पाया। अगर मेरी किसी बात या व्यवहार से तुम्हें कभी ठेस पहुंची हो, तो मुझे क्षमा करना। मेरी अंतिम यात्रा के मंगलमय होने की कामना करना। मेरी अंतिम यात्रा से जुड़ा जो भी कर्तव्य है, वह अब तुम्हें ही निभाना है, और मुझे पूरा विश्वास है तुम यह सब कुछ बहुत अच्छे से कर लोगी। अब मैं श्री राम का नाम लेकर अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। हमेशा खुश रहना, तुम्हारा शुभेच्छु, कृष्ण कुमार वर्मा। अपने इस अंतिम पत्र में वर्मा जी ने अपनी पूरी जिंदगी, अपने सारे जज्बात और एहसास आराध्या के सामने खोल कर रख दिए थे। आज आराध्या को इन सब बातों की गहराई समझ में आ रही थी। इससे पहले वह अपने ही दुख में डूबी हुई थी। उसका साथ तो आदित्य ने बीच में ही छोड़ दिया था, लेकिन उसके बच्चे आज भी उसके पास थे। पर वर्मा जी तो सबके होते हुए भी अकेले थे। इस अकेलेपन के दर्द को सहते हुए भी उन्होंने पूरी मजबूती और हिम्मत के साथ सबको आश्रय दिया। सच ही कहा था, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने में लोग बहुत कुशल होते हैं, लेकिन वर्मा जी ऐसे नहीं थे। जो कुछ वे कहते थे उसे अपने जीवन में उतार कर भी दिखाते थे। उन्होंने अपनी हर मुसीबत को हिम्मत के साथ सहा था, अपने हर फैसले को मजबूती से लिया था। शायद यही कारण था कि अपने अंतिम समय में भी उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी ही सीख दी, जो उन्हें जीवन भर याद रहने वाली थी। उन्होंने बच्चों को संपत्ति का अधिकार तो दिया, लेकिन उनसे सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया था, पिता को मुख्याग्नि देने का अधिकार। आज ये बात उनके बच्चों को भी समझ में आ चुकी थी। उन्होंने बेटी और बहुओं को भी संपत्ति दी थी, लेकिन उन्हें उनकी माँ और सास की धरोहर संभालने का अधिकार नहीं सौंपा था। अब उनके बच्चों को यह एहसास हो चुका था कि निजी जिंदगी में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वे किस मोड़ पर आकर असफल हो गए थे। पिता होते ही ऐसे हैं। माँ जहाँ अक्सर बच्चों की गलतियों पर पर्दा डाल देती है, उन्हें समझाती है, बार बार माफ करती जाती है। जहाँ सहनशीलता प्रधान होती है, इसलिए माँ की तुलना धरती से की जाती है, वहीं पिता मजबूती से गलती पर डांटते भी हैं, और जरूरत पड़ने पर दंड भी देते हैं। वे स्नेह भी देते हैं, दुलार भी देते हैं। इसी कारण पिता की तुलना आकाश से की जाती है। जिस तरह आकाश अनंत है, उसी तरह पिता का प्यार भी अनंत होता है। आकाश में चमकता सूर्य कभी आग बरसता है, तो कहीं उसी आकाश में घूमते मेघ कभी शीतल जल बरसाते हैं। और फिर हर रात वही आकाश तारों की चादर ओढ़कर चंद्रमा की शीतलता बिखेर देता है, जिसमें पूरी दुनिया चैन की नींद सो जाती है। ठीक उसी तरह पिता का स्वभाव भी होता है, कभी कठोर, कभी कोमल। कभी गुस्से में डांटते हैं, तो कभी उसी गुस्से के साथ बच्चे को सीने से लगाकर सारा दर्द हर लेते हैं।
जब जिसकी ज़रूरत होती है, पिता उसी रूप में सामने आते हैं। जिस तरह इस अनंत आकाश का कोई छोर नहीं पा सकता, उसी तरह पिता के मन को भी कोई पूरी तरह से पढ़ नहीं पाता। आज वर्मा जी के बच्चों की हताशा और छटपटाहट का कारण भी यही था। वर्मा जी ने अपनी अंतिम क्रियाओं की जिम्मेदारी भी आराध्या को सौंप दी थी। आज उनके बच्चों को यह साफ समझ में आ रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया, लेकिन अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पत्र पढ़ते पढ़ते आराध्या फूट फूट कर रो पड़ी। अब तक उसने अपने भीतर जो बांध रखा था, वह टूट चुका था। आंसुओं का सैलाब आंखों के रास्ते से बाहर निकलने लगा। उसका मन चाह रहा था कि वह जोर जोर से चिल्ला कर रोए, अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल दे, लेकिन वह उस समय ट्रेन की एक बोगी में थी जहां ऐसा कर पाना संभव नहीं था। रोते रोते जब आंसू थम गए और सिसकियां धीमी पड़ गई, तब वह अपने आप से बात करने लगी। अपने मन में वर्मा जी की छवि सामने रखकर उनसे लड़ने लगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई भक्त अपने भगवान से लड़ता है, जैसे कोई बेटी अपने पिता से सवाल करती है, कौन थे आप? आपने ये सब पहले मुझसे क्यों नहीं कहा? मुझे क्यों नहीं समझाया? आप तो हमेशा मुझे समझाते रहते थे। फिर अपने बारे में, अपने हालातों के बारे में आपने एक बार भी मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? हमेशा अकेले ही मेरी ज़िंदगी के रास्ते के हर कांटे को चुनते रहे, लेकिन अपने दर्द को कभी मेरे सामने नहीं रखा। शायद गलती मेरी ही थी। और देखिए, जाते-जाते भी एक पिता की तरह यह कहकर चले गए कि मन में कोई ग्लानि मत रखना, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। कौन थे आप? माता-पिता बच्चों के लिए भगवान का रूप होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप ही भगवान थे। आपका नाम सिर्फ कृष्ण कुमार नहीं था, बल्कि आप सच में भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए दूत थे, जिन्होंने मेरे इस जीवन युद्ध में हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शन किया। अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद भी आराध्या ने कभी खुद को अनाथ महसूस नहीं किया था, जितना आज वर्मा जी के जाने के बाद कर रही थी। माता-पिता ने तो उसे डोली में बिठाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली थी, लेकिन वर्मा जी, उन्होंने इस समय उसका हाथ थामा था, जब वह पूरी तरह अकेली पड़ गई थी, जब सब ने उसका साथ छोड़ दिया था। तब उन्होंने उसे हिम्मत दी, मजबूत बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, ताकि वह समाज में सिर उठाकर सम्मान के साथ जी सके। वह हमेशा यही सोचती रही, आखिर उनके और उसके बीच कौन-सा रिश्ता था? किस स्वार्थ से प्रेरित होकर वे उसकी इतनी मदद करते थे? वह आज तक इसे समझ ही नहीं पाई थी। अपने ही डर में उलझी रही। उसे लगता था कि कभी न कभी उसके भीतर का पुरुष जागेगा और वह उससे पति होने का अधिकार भी माँगेगा। लेकिन उनके भीतर का पुरुष तो हमेशा उसे एक बेटी की तरह देखता रहा, एक बहू की तरह, और उसके मन में भी उनके लिए हमेशा पिता जैसा ही सम्मान रहा, जो आज उससे कहीं अधिक गहरा हो चुका था। उसे अपनी ही सोच पर गुस्सा आ रहा था। वह खुद को बहुत बड़ी मूर्ख मान रही थी। इसी गलतफ़हमी की वजह से वह उनसे डरती रही, जबकि वह कुछ भी नहीं समझ पाई थी। वे तो समझदार थे, उन्हें उसे समझाना चाहिए था, और जाते-जाते उन्होंने चुपचाप एक पिता की तरह उसे ही समझा दिया, उसकी उलझनों को सुलझा दिया, अपने चारों बच्चों की तरह उसे भी जीवन की सीख दे दी। ये सच्चे रिश्ते होते हैं, दिल के रिश्ते, जो हर किसी को आसानी से समझ में नहीं आते। नन्हा सा अभय इसे समझ गया था, लेकिन वह नहीं समझ पाई। आराध्या बहुत देर तक खिड़की से पीठ टिकाए, घुटनों में सिर छुपाए, फूट फूट कर रोती रही। कभी जोर जोर से सिसकियां निकलती, तो कभी आंसू थमकर फिर बहने लगती। आसपास के सहयात्री सब यही समझ पा रहे थे कि आज इसका कोई बहुत अपना इसे छोड़कर चला गया। दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर उतरकर उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब उसे वर्मा जी के बताए रास्ते पर ही चलना है, हिम्मत रखनी है और हर हाल में मजबूत बने रहना है। घर पर बच्चों को भी संभालना है, उन्हें भी सच्चाई बतानी थी। अभय को तो वर्मा जी पहले ही बहुत कुछ समझा चुके थे, लेकिन शिया, अजीब बात यह थी कि यहाँ भी उन्होंने उसकी आधी मुश्किलें बिना किसी स्वार्थ के हल कर दी थी। जब आराध्या घर पहुंची तो दोनों बच्चे नहा धोकर पूजा के कमरे में हाथ जोड़े खड़े थे। वह दरवाजे पर ही रुक गई। सामने आदित्य की तस्वीर के बगल में वर्मा जी की तस्वीर लगी हुई थी। दोनों तस्वीरों पर चंदन की माला थी और सामने एक दीपक जल रहा था। सिया और अभय चुपचाप आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे थे।
आराध्या को देखते ही दोनों से लिपट गए। उसने बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, उन्हें हमारी ही प्रार्थना की जरूरत है बेटा। सिया और अभय ने चुपचाप सिर हिला दिया। तभी अभय ने सामने रखे बैग की ओर इशारा किया। मम्मी, यह सब कुरियर वाला वर्मा अंकल की तरफ से देकर गया है। बैग खोलते ही आराध्या की आंखें फिर भर आई। उसमें वही सारी चीजें थी जो बच्चों ने आखिरी बार उनसे मांगी थी। लैपटॉप, हेडफोन, म्यूजिकल कीबोर्ड। खुद को संभालना मुश्किल हो गया। उसके लिए भी एक बेहद खूबसूरत राधा कृष्ण की मूर्ति थी, वही मूर्ति जिसकी पूजा वर्मा जी खुद किया करते थे। यह स्वर्ण प्रतिमा उनकी पत्नी मालती ने बनवाई थी। जाते जाते भी उन्होंने सबकी हर इच्छा पूरी कर दी थी। कुछ देर बाद वो एक वृद्धाश्रम पहुंचे। अपने कार्यकाल के दौरान ही वर्मा जी ने एक एनजीओ के माध्यम से सरकारी सहयोग से इस वृद्धाश्रम की स्थापना करवाई थी। सेवानिवृत्ति के बाद भी जब जब वो दिल्ली आते, यहाँ जरूर आते थे। यहाँ सभी उन्हें जानते थे। चाहे तो वो अपना अकेलापन यही बांट सकते थे, लेकिन वो स्वाभिमानी थे। जिसने पूरी जिंदगी दूसरों को दिया, उसने कभी मांगना नहीं सीखा। जिसने हमेशा दूसरों का दर्द कम किया, उसने कभी अपना दर्द कहना नहीं सीखा। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो गरिमा उनके जीवन में थी, वही उनके अंतिम समय तक बनी रही। आराध्या ने यहाँ वर्मा जी के नाम से आर्य समाजी पूजा रखवाई। सभी लोग हाथ जोड़कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सब जानते थे, आज एक सच्चा संवेदनशील इंसान इस दुनिया से चला गया है। आराध्या अपने साथ वहां रहने वाले सभी बुजुर्गों के लिए कपड़े और जरूरी सामान लाई थी। जब उसने यह देने की इच्छा जताई, तो ट्रस्टी बोले, मैडम इसकी क्या जरूरत है? वर्मा साहब की वसीयत के अनुसार हमें पहले ही एक बड़ी धनराशि दान में मिल चुकी है। आराध्या ने नम्रता से कहा, इसे हमारी खुशी के लिए रख लीजिए। हमारे पास जो कुछ भी है, वह सब उन्हीं के आशीर्वाद से है। इशारा मिलते ही आराध्या, अभय और सिया ने बुजुर्गों के पैर छूकर सामान देना शुरू किया। तभी एक बुजुर्ग ने स्नेह से पूछा, वर्मा जी बहुत अच्छे इंसान थे बेटी, पर तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता था जो तुम उनके लिए इतना कर रही हो? आराध्या की आंखें भर आई। अभय कुछ बोलता उससे पहले ही सिया बोल पड़ी, उनका और हमारा सच्चा रिश्ता था, दिल का रिश्ता। पिता, दादा, नाना, मामा, सब रिश्तों से ऊपर उसी रिश्ते ने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम आत्मनिर्भर बन सकें, समाज में सम्मान से जी सकें और दूसरों की मदद कर सकें। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु श्री कृष्ण उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, जहाँ भी रहें खुश रहें। और हम भी यहाँ खुश हैं। इतना कहकर सिया ने अपने आंसू पोंछ ली। आराध्या और अभय हैरानी से उसे देख रहे थे। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाने वाली सिया आज कितनी समझदार लग रही थी। बुजुर्ग ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, रिश्ता था नहीं बेटी, रिश्ता है, और यह जन्म जन्मांतर तक चलता है। कल उनके साथ था, आज हमारे साथ है। सच्चा रिश्ता, दिल का रिश्ता। बुजुर्ग ने अपनी बाहें फैला दी। सिया उनसे लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। उस बुजुर्ग को उसमें अपनी बेटी या पोती दिख रही थी, और सिया उसमें अपने वर्मा अंकल की वही अपनापन भरी खुशबू महसूस कर रही थी। आराध्या और अभय ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखें नम थी। आज फिर एक सच्चे दिल से सच्चे रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। मिलते हैं एक और कहानी में। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू।